तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसके स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि पार्टी में एक हीरो आ रहा होता है, मतलब कि हमारा हीरो आ रहा होता है मेन लीड, जिसका नाम होता है सायुन। और सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। और फिर हमें दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है हीजिन। इसके बाद वो जाती है अपने हस्बैंड के पास। ये दोनों होते हैं हस्बैंड वाइफ। तो हीजिन देख रही होती है कि सारे इनकी तरफ देख के उनके बारे में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। वो टेंशन में आ जाती है। तो सायन उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा, सारे के सारे मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं हैंडसम लग रहा हूँ। और फिर उसको कहने लगता है कि तुमने किसी को भी नहीं यहाँ बताना कि हम दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। और वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं। इसके बाद क्योंकि उन्होंने मीटिंग करनी होती है किसी से, वो मिनिस्टर के पास मिलने आए होते हैं। इसके बाद वो ऊपर जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है एक दिन पहले का सीन, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हीजिन है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वो अपने साइन लैंग्वेज के ज़रिए से न्यूज़ वगैरह बता रही होती है। और वहीं पे दूसरी साइड पे होता है हमारा मेल लीड होता है एक स्पीकर जो कि अपनी स्पीच आके कर रहा होता है। और सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच कर रहा होता है। और वो कहने लगता है कि हमें किसी ने कहा है कि हम होस्टेजेस को मार देंगे अगर आप लोगों ने हमारी ख्वाहिश वगैरह पूरी ना की तो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोयन की मॉम के साथ बैठी होती है। सोयन की मॉम उसको कह रही होती है कि तुम्हें अब अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। तो ही जिनकी मॉम कहने लगती है कि मैं भी उसको यही कहने लगी थी। इसके बाद वो कहने लगती है उसकी मॉम के सोयन को काम ही नहीं करना चाहिए था, ये काम भी क्यों करती है। वो तो ये बातें वगैरह सुना के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही जिनकी मॉम उसके ऊपर खुद ही गुस्सा निकालने लग जाती है, उसको डांटने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुमसे अभी तक तुम्हारा हस्बैंड का दिल नहीं जीता गया, अगर किसी और ने जीत लिया तो तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहना। वो तो चुपचाप अपनी मॉम की बातें सुनने लग जाती है। रात को वो जब जाने लगती है तो वो कार चला के जा ही रही होती है, तो अचानक से उसकी कार बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाथ में किसी का उसका कंट्रोल होता है। और फिर अचानक से वो जब उसके पास पहुंचता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर आके बैठ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोयन के पास आती है एक प्रैंक कॉल, मतलब कि वो अननोन नंबर से कॉल, वो उसको उठा लेता है। और फिर कहने लगता है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही होती तो कहने लगता है कि तुमने नहीं बात करी तो मैं कॉल बंद कर देता हूँ। तो फिर सामने से कॉल में वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लिया। तो वहीं से उसकी हो जाती है फ़ोन ऑफ हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी चार्जर पे लगाता है और अपनी मॉम को कॉल करता है कि सोयन कहाँ पे है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि वो तो अपनी मॉम के साथ थी होटल में, मुझे नहीं पता उसके आगे क्या हुआ है। वो उसकी मॉम को कॉल करती है, यानी अपनी सास को। तो वो कहने लगती है कि वो घर के तरफ रवाना हो गई है, वो घर चली गई है। इसके बाद वो बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस करके मुझे बताओ। इसके बाद दोबारा उसको कॉल आती है, वो उसको कॉल उठाता है और उसको कहने लगता है कि क्या सोयन मर गई, क्या तुमने उसको मार दिया, क्या तुमने उसको अभी तक नहीं मारा। इसके बाद वो सारे सवाल वगैरह पूछ के खुद ही हंसने लग जाता है। और वो कहने लगता है कि देखा, मुझे पता था कि तुम मेरी बीवी को नहीं जानते, और फिर तुम जानो भी कैसे, क्योंकि मैंने किसी के सामने उसको रिवील भी नहीं किया है। और अगर तुमने मारना हो तो तुम उसको मार भी सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी बातें सुन लेती है सोयन क्योंकि हीजिन, क्योंकि स्पीकर होता है ऑन। इसके बाद वो उसको सारा ये सब कह के और कहने लगता है कि अगर तुमने मारना हो तो तुम उसको मार देना। इसके बाद वो कहता है कि तुम अपनी बीवी के लिए क्या दे सकते हो। तो कहने लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, तुमने अगर मारना है तो मार दो। इसके बाद वो उसकी कॉल को बंद कर देता है और वो हंसने लग जाता है। कहता है कि देखा, मुझे पता था कि एक प्रैंक कॉल है और मैं इतना बिजी रहता हूँ अपने काम में कि मुझ में इतनी ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है कि मैं ये प्रैंक कॉल्स वगैरह उठाऊँ। तो हीजिन तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, मतलब कि उसका मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि सोयन इसके बारे में क्या कह रहा है। इसके बाद वो तो एक छोटी सी रस्सी निकालता है और उसके गले में डाल देता है और वो उसको घूटने लग जाता है। तो वो कहता है कि मुझे यही एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो उसको कहने लगता है कि चुपचाप गाड़ी भी चलाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद वो साथ साथ गाड़ी भी चला रही होती है और फिर उसको दोबारा कॉल करता है। और फिर वो दोबारा कॉल करता है तो वो दोबारा कॉल नहीं उठा रहे होते, बार बार बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती है। वो कहता है कि चलो एक आखिरी दफ़ा तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करके देखते हैं कि वो तुम्हारे लिए क्या दे सकता है, तो मैं वो बचाता भी है या नहीं बचाता। वो इस टाइम उसको वगैरह मार रहा होता है तो वो उसको बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसने तो सामने फ़ोन रखा होता है, वो उसको नहीं उठा रहा होता, पिक ही नहीं कर रहा होता। और अचानक से उसका एक क्या कहते हैं सेक्रेटरी वगैरह या फिर कोई ना कोई कॉल उठा देता है और फिर वो कहने लगता है कि सॉरी मैंने गलती से उठा दिया। वो फिर उस पर बात करता है तो वो कहने लगता है कि मैं एक आखिरी दफ़ा बोलूँगा, मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा, तुम उसके बजाय मुझे क्या दे सकते हो, जल्दी बताओ। तो वो कहने लगता है कि तुमने मेरी बीवी को मारना है तो मार दो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो तो कॉल बंद कर देता है और सोयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने लग जाती है। ये सब कह के तो सोयन आराम से कॉल वगैरह रख देता है अपनी कि जो तुमने जो करना है तो वो कर लो।
इसके बाद वो तेज़ तेज़ ड्राइविंग करने लग जाती है रोते हुए और बहुत ज़्यादा परेशानी में कि उसको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो वो कहने लगता है कि पागल हो गई हो तुम, आहिस्ता गाड़ी चलाओ। तो अचानक से उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि किडनैपर को आ जाती हैं थोड़ी बहुत चोटें और हमारी फीमेल लीड आराम से बच जाती है, मतलब कि उसको बस एक ही चोट आई होती है। इसके बाद वो भाग भाग के घर आता है तो देखता है कि हीजिन बिल्कुल ज़्यादा ठीक होती है। वो सोयन को बता रहा होता है कि मुझे एक प्रैंक कॉल आई थी जिसने बोला था कि तुमने उससे किडनैप कर लिया है और मुझे पता था कि वो नाटक कर रहा है क्योंकि मुझे पता था कि तुम आराम से घर आ चुकी हो। वो तो अपना खाना वगैरह खाती है और इसके बाद अपनी डिश वगैरह वॉश करने चली जाती है और फिर उसको सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि उसको कह रहा होता है कि हम लोग उस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाए, हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा जब तक कॉल नहीं होगी उस पर बाद तब तक उस कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये सब वो बता रहा होता है हीजिन को कि उसकी कॉल वगैरह ट्रेस नहीं हुई जिसने मुझे प्रैंक कॉल की थी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ढूंढूँ ताकि मुझे पता लग पाए कि किसने मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया है। इसके बाद ये सब बातें वगैरह कह के तो वहाँ से वो चला जाता है और सोयन तो फिर सोचने लग जाती है और वो आके बेड पे बैठ जाती है। उसकी मॉम की कॉल वगैरह आ रही होती है तो वो नहीं उठाती है और वो उसके मैसेजेस वगैरह आए होते हैं उसकी मॉम के, जो उसको कह रही होती है तुम कहाँ हो, घर पहुँची या नहीं। सोयन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था तो वो उसको मैसेज करते हैं कि क्यों पूछ रहा था, तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता क्यों पूछ रहा था, लेकिन वो कहता था कि घर पहुँच गई या नहीं। तो इसके बाद तो उसकी मॉम की कॉल ले जाती है और फिर वो उसको उठा के अपने पिलो के नीचे रख देती है और उसकी मॉम बोलती रहती है और वो बिल्कुल भी नहीं सुनती अपनी मॉम की बातें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का सीन जिसमें वो दुल्हन बन के बैठी होती है, उसके पास आता है सोयन और उसको कहता है कि चीज़ें वगैरह उतारना शुरू करो। इसके बाद वो तो अपना मतलब कि वो दुपट्टा उतारती है, अपने इयररिंग्स उतारती है और अपनी वो ड्रेस उतारने लगती है तो मुझे जल्दी उसके ऊपर कोट देता है। उसके बाद कहता है कि क्या तुम नेकेड होने लगी थी, मैं तो तुम्हें सिर्फ कहा था चीज़ें वगैरह उतारो। इसके बाद वो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट थमाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि तुम कभी भी डाइवोर्स करने नहीं बोल सकती हो और तुमने अपना नाम और अपनी शक्ल कभी भी अपनी मेरी बीवी के रूप में नहीं दिखाना किसी को भी। अगर तुम नहीं दिखा रही तो तुम्हें $2 बिलियन का मतलब कि जुर्माना पड़ेगा। इसके बाद वो तो आराम से उसके ऊपर साइन वगैरह कर देती है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और फिर वो आता है मिस्ट्रेस से मिलने, मैनेजर से मिलने जिसकी बीवी को बोलना नहीं आता था तो उसको साइन लैंग्वेज के लिए कोई चाहिए था तो वो अपनी बीवी को लेके आया था। इसके बाद वो उसको सारी चीज़ें समझा रही होती हैं तो उसको कहते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में मियाँ बीवी हो, तो वो कहते हैं नहीं हमारा आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके बाद मैनेजर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों आपस में मियाँ बीवी हो। कहता है कि नहीं, हम लोग तो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं, बस हम लोग एम्प्लॉय हैं आपस में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद यही सब वगैरह बातें करके खुशी खुशी अपनी मीटिंग वगैरह कंप्लीट करके चले जाता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लगती है और उसने बोला होता है कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मेरी वाइफ है, तो वो उसको टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि मुझे घर जाना है। तो वो कहता है कि अब भी नहीं घर जा सकते हम लोग, अभी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, तुम्हें अगर पैरों में तकलीफ हो रही है तो तुम जाके कहीं पे भी बैठ सकती हो। तो कहने लगे देखा उसने झूठ बोला था कि मेरी वाइफ मेरी एक वीकनेस है। इसको तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो कहीं जाके बैठ जाती है। दोबारा किडनैपर का कॉल आता है तो वो उसको उठाता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या मसला है, देखो तुमने बोला था कि तुमने किडनैप किया लेकिन मेरी वाइफ तो वापस आ गई आराम से। इसको वो कहने लगता है कि क्या तुम आसानी से वो पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी के पता भी है कितनी मुश्किल से वापस आई थी और हमारा इतने बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। वो ये सब चीज़ें उसको बता रहा होता है कि जो चीज़ें वो रात को हो चुकी होती हैं। तो वो तो उसको ढूंढने लग जाता है कि कौन सा बंदा किडनैपर है और वो कौन इस टाइम यहाँ पे बात कर रहा है फ़ोन पे। तो वो तो सारे को देखने लग जाता है। ऊपर वो देखता है एक बंदा कॉल पे बात कर रहा है और वो उसको देखते हंसने लग जाता है। तो उसको शक हो जाता है कि कहीं वो तो बात नहीं कर रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको सारी चीज़ें बता भी रहा होता है कि तुम्हारी बीवी का नाम हीजिन है, तुम्हें उसकी बड़ी बहन से शादी होने लगी थी लेकिन वो शादी वाले दिन भाग गई तो तुम्हें मजबूरन हीजिन से ही शादी करनी पड़ी। वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या इतनी भी चीज़ें उसको कैसे पता हो सकती हैं। वो कहने लगता है कि अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपनी बीवी को डाइवोर्स देना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें बाकी चीज़ें मैं बाद में वगैरह बताऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब जो बातें वगैरह की होती हैं सारी खुद सोयन ने की हीजिन ने की होती हैं। वो उससे कॉल पे बात वगैरह कर रही होती है या फिर वो कह रही होती है कि तुम सोच लो ये करोगे या फिर तुम मुझे $2 मिलियन रुपीस दो और मैं आराम से यहाँ से चली जाऊँगा, मतलब कि तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं ये लीक कर दूंगा कि तुम्हारी बीवी कौन है और उसकी कैसी शक्ल है और वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोयन उससे ये सब इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उसने उसे डाइवोर्स लेना होता है या फिर अगर वो उसको डाइवोर्स नहीं भी देगा तो वो जो पैसे इससे लेगी वो आराम से उसको अपने जुर्माना वगैरह दे के जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पे करवाया होता है साइन वगैरह
वगैरह वो देख के आराम से वो उससे छूट सकती है, क्योंकि अब उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता उसके साथ रहने को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब सीन उसको एक्सप्लेन वगैरह कर रहा होता है और ये सब चीज़ें बता रहा होता है। इसके बाद हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किडनैपर को चोटें आई होती हैं। हमारी हीरोइन को कुछ भी नहीं होता, वो बस कार से गिर गई होती है। तो वो जल्दी जल्दी अपने आप को फील फ्री करती है और फिर जल्दी जल्दी उसका फ़ोन ग्रैब करके वहाँ से भाग जाती है, और इसलिए उसके पास ये सब फ़ोन वगैरह होता है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कल तक का टाइम है, तुमने अगर कल तक कुछ भी ना किया तो फिर मैं जल्दी जल्दी से ये सब फ़ोटोज़ और ये सब अफवाहें फैला दूँगी पूरी दुनिया में। और फिर वो जब उसके साथ ट्रैक करने ही लगता है, फ़ोन उसका ट्रैक करवाने लगता है, तो सोन उससे पहले पहले अपना फ़ोन बंद कर देती है, जिस वजह से उसका फ़ोन ट्रैक नहीं हो पाता। यहीं पे हमारे इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोयन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होता है कि वो क्यों नहीं ट्रैक कर पाया। इसके बाद दिखाया जाता है जीचिंग बाहर नहीं कराती है, वॉशरूम से देख रही होती है कि बाहर सोयन खड़ा हुआ है। वो चाहती है कि मैं किसी तरीके बिना छुपे हुए यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन सोयन इसको देख लेता है। वो उसको साइड पर लेके जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा कल एक्सीडेंट हुआ था? तो वो कहने लगती है हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं मुझे बताओ या फिर दिखाओ। तो वो फिर देखने लगता है कि उसके माथे पे, उसके गर्दन पे हर जगह छोटे छोटे होती हैं। तो वो तो टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि इसने मुझे बताया भी क्यों नहीं, और फिर उसको डांट भी रहा होता है कि तुमने मुझे बताया नहीं और तुम्हें अब ये जॉब वगैरह छोड़ देनी चाहिए, या फिर अगर नहीं छोड़नी तो फिर तुम्हें एक गार्ड अपने साथ रखना चाहिए। और इसके वो बताती है कि तुम्हारी मॉम ने भी मुझे कहा था कि ये जॉब छोड़ दो, लेकिन तुम अपनी मॉम को भी समझाओ कि मैंने ये जॉब नहीं छोड़नी है और मुझे ये करने से अच्छा लगता है। इसके बाद वो फुल अपने करता है एक सेक्रेटरी को कॉल करता है और फिर कहने लगता है कि बताओ मुझे जल्दी जल्दी ये सब फ़ोन ट्रेस वगैरह करके कि ये कहाँ से कॉल आ रही है मुझे बार बार, और ये मुझे कौन यहाँ पे धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि सोयन जीचिंग बैठी होती है और ये सब सोच रही होती है कि और अपनी कन्वर्सेशन वगैरह सुन रही होती है जिसने सोयन से वगैरह की होती है। अचानक से आ जाता है सोयन और फिर वो तो जल्दी जल्दी अपने वो फ़ोन उठा के अपने बैग में डाल देती है ताकि वो देख ना ले, लेकिन सोयन उसको कहने लगता है कि मुझे अपनी कार की कीज़ दो। उसका बैग पकड़ने लगता है तो वो जल्दी आगे हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी कार की क्या ज़रूरत है, वो तो टूट फूट गई है, लेकिन वो कहता है कि मुझे चाहिए। तो वो खुद ही अपने बैग से निकाल के चाबियाँ उसको पकड़ा देती है और उसको याद आता है कि डैश कैम में तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी क्योंकि मैं तो उसके साथ बोली थी। तो वो भागी भागी जाती है कि कहीं वो मेरी ये सारी कन्वर्सेशन सुन ना ले और उसको पता ना लग जाए कि मैं बोल सकती हूँ और मैं बहरी मतलब कि गूंगी नहीं हूँ। इसके बाद हमें सोयन दिखाया जाता है जो कि उसकी कार वगैरह सारी देख रहा होता है, डैश कैम को अभी ओपन ही करता है। तो वो आ जाती है तो वो कहता है अच्छी बात है तुम आ गई हो, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि इतनी ज़्यादा ख़राब हुई गाड़ी को तुम वापस कैसे लेके आ सकती हो, इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी तो इसको ले कैसे आई हो, और तुम्हारे डैश कैमरा क्यों नहीं चल रहा। और वो उसको मैसेज करके बताती है कि मुझे नहीं पता इस बारे में। तो वो कहने लगता है कि तुमने ये किससे सही करवाई थी। तो वो भी उसको बता देते हैं कि मैंने ये इस बंदे से सही करवाई थी जाके अपनी कार को। और यहाँ से गुजरता है एक बाइक वाला तो उसको जल्दी जल्दी ठुकने से बचाता है और फिर उस बाइक वाले को कहता है कि ध्यान से चलो। तो वो भी ओके कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से यही वगैरह कन्वर्सेशन हो रही होती है कि किससे सही करवाई है किससे नहीं करवाई, और वो फिर उसको बता। इसके बाद वो कहने लगता है कि आज तुम अपनी जॉब से छुट्टी कर लो, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से कोर्ट जाना है। तो वो कहता है कि क्या तुम अकेली जाने लगी है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे डायरेक्टर के साथ। इसके बाद वो उसको प्लीज़ करने लग जाती है। वो कहता है कि चलो ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुमने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड को रखना है। तो वो तो फिर ये सब बातें वगैरह करके वहाँ से चली जाती है। वो भी इजाज़त दे देता है उसको आराम से। इसके बाद वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास कॉल करता है और कहने लगता है कि मैंने एक डैश कैम की पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह निकालनी है और वो मैंने डैश कैम अभी चल नहीं रहा, क्या तो वो उसको रिस्टोर करके मुझे दे सकते हो। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं आराम से तुम्हें ये सब दे दूँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में डिनर कर लेते हैं सोयन और उसकी मॉम, और वो उसको कहने लगती है कि तुम हमें कब ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मॉम मैं चलो ठीक है थोड़े दिनों तक कर लेता हूँ। उसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बीवी को भी कह दिया कि अब वो जॉब ना किया करे। इसके बाद वो पूछने लगता है कि हमारी शादी के बारे में किस किस को पता है। तो वो कहने लगती है कि हम दोनों की फैमिलीज़ के अलावा इस घर में और किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारी शादी हुई है और किससे हुई है और कौन है। इसके बाद ये सब बातें वगैरह चल रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कोर्ट का सीन जहाँ पे वो आई होती है और वो केस एक लड़ रही होती है, जहाँ पे वो आराम से वो केस जीत वगैरह जाते हैं, अपनी वो केस को जितवा देती है। और फिर जब वो हैंड वॉश करने आती है तो उसको पता लगता है कि कोई उसका पीछा वगैरह कर रहा है। तो ये तो होती है उसकी बॉडी गार्ड जो कि उसकी तरफ ध्यान दे के रखी होती है। वो तो हर जगह उसको ढूंढ रही होती है, उसका नहीं मिल रहा होता कहीं पे भी कोर्ट में। तो वो जल्दी से सोयन को कॉल करती है, कहने लगती है कि हमें मैम कहीं पे भी नहीं मिल रही। तो वो कहने लगता है कि पूरे कोर्ट में देखो अच्छे से ढूंढो, वो कहीं ना कहीं तो होगी, उसको जल्दी से ढूंढ के दो। इसके बाद वो देख लेती है कि हाँ वो तो एक लड़के के साथ बैठी हुई है। वो कहने लगती है कि हाँ हमें मुझे मिल गई है। तो वो कहने लगती है कि वो किसी के साथ बैठी हुई
फ्री है। तो वो कहता है कि मुझे बताओ या फिर मुझे पिक्चर भेजो कि वो किसके साथ है और वो दिखने में कैसा है। तो वो उसको जल्दी जल्दी पिक्चर खींच के भेज देती है। वो उसको गौर से देखने लग जाता है कि ये है कौन और इतने खुशी खुशी से बात कैसे करने लग गई है, उससे जेलस होने लग जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये तो उसके बहुत ज़्यादा पुराना दोस्त होता है और ये उसको जान रहे होते हैं और आपस में ये लोग बहुत पुराने तरीके से जानते हैं। और जो उसके पीछे लगा होता है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है इसका दोस्त जो कि उसको मिल गया होता है। और ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर लेते हैं क्योंकि उसके दोस्त को भी पता होता है कि इसको साइन लैंग्वेज ही आती है। इसको दोस्त को भी नहीं पता होता कि ये बोल भी सकती है। इसके बाद वो उसको कहता है कि तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ताकि हम लोग अब कॉन्टैक्ट में रह सकें। वो उसको अपना नंबर दे देती है और फिर वो वापस घर की तरफ आ जाती है। और फिर देखते हैं कि उसकी मॉम घर आ जाती हैं और फिर वो तो हल्ला गुल्ला करने लग जाती हैं। और वो उसके लिए शॉपिंग की चीज़ें भी लेके आई थी, यानी कपड़े वगैरह लेके आई थी और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी वाले कपड़े होते हैं। और वो कहने लगती है कि तुमने अब इसी तरह के कपड़े पहना करने हैं अपने हस्बैंड के सामने और कोई भी कपड़े नहीं पहना करने, इसी तरह ही रहा करना है। वो कहने लगती है कि मॉम नहीं, मैंने इस तरह नहीं रहना। तो वो ज़बरदस्ती उस पर करने लग जाती है और उसको अपने पापा की बातें वगैरह कह खू के उसको इमोशनल कर देती है। तो वो भी मान जाती है इस बात में और फिर वो उन कपड़ों को ट्राई कर देती है। वो ये ड्रेस वगैरह ट्राई करके वहाँ से अपनी पिक्चर्स वगैरह खींचने लग जाती है। और फिर वो करती है सोइन को कॉल और उसको कहने लगती है कि तुमने क्या सोचा। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि सब समझते हैं कि चौवन कंपनी की मैनेजर की बड़ी बेटी जिससे मेरी शादी होने लगी थी वो मेरी बीवी है। तो तुम अगर उसको जानते तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सबको ही पता होता है। तो वो कहने लगता है कि मेरी उससे शादी वैसे नहीं हुई अगर मैं तुम्हें बता सकूँ तो वो कहने लगती है कि मुझे तो पता है इस बारे में और कुछ नया बताओ तो मुझे। तो वो तो कहने लगता है कि चलो कुछ थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें तब बात करूँगा तुमसे। इसके बाद वो उसको ये बातें वगैरह करके चली जाती है और मतलब कि कॉल बंद कर देते हैं। इसके बाद वो उसको पिक्चर्स वगैरह सेंड करती है अपनी कुछ और फिर वो कहने लगते हैं कि क्या ये तुमने मुझे क्या सेंड किया। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये तुम्हारे बीवी की थाई है। और फिर वो कहने लगते हैं क्या तुम्हें, वो कहने लगते हैं कि क्या तुमने उसको बीवी नेकेड नहीं देखा, उसकी थाई पे एक तिल होता है। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसकी थाई पे तिल है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम जाके अपनी बीवी की थाई पे देख भी सकते हो। तो वो तो उसको जूम करने देखने लग जाता है कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। इसके बाद फिर वो दिखाया जाता है कि कॉल वगैरह एंड हो जाती है और फिर कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे से कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं ये सब पिक्चर्स वगैरह भी सारी अपलोड कर दूंगा और फिर तुम्हें पता भी नहीं लग पाएगा कुछ भी। और फिर वो बैठ के सोचने लगती है कि यार ये मैंने क्या कह दिया, इसको कहीं आके सच में ही ना देखने लग जाए। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि क्या तुमने इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली। तो वो कहने लगता है कि नहीं सर, अभी हम लोगों ने सिर्फ थोड़ी थोड़ी निकाली है, बाकी अभी निकालने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर यहाँ पे परेशान हो रही होती है कहीं वो सच में आके देखने लग जाए कि मेरे थाई पे तिल है या नहीं। वो कुछ और पिक्चर्स वगैरह खींचती है और लेट जाती है सोने के लिए। वो देखती है कि सोयन आ गया है घर में तो वो जल्दी अपने आप को पूरे ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और पूरा घूट लेती है ब्लैंकेट को। इसके बाद वो आता है उसके पास और वो ब्लैंकेट उतारने की कोशिश करता है लेकिन उसने बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है। तो वो अपने पूरे ज़ोर से उस ब्लैंकेट को उतार के फेंकते हैं साइड पर और फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं मिनिस्टर जिस मिनिस्टर से मिलने गए थे वहाँ पे एक साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है बंदे की, तो तुमने अगर वहाँ जाना हो तो तुम वहाँ आराम से जा सकती हो क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हें काम वगैरह करने का बहुत शौक है और तुम नहीं छोड़ सकती। ये कह के वो बाहर आ जाता है और पानी पीने लगता है और कुछ टाइम पीछे की सोचने लग जाता है 3-4 साल पहले की। और फिर वो सोचने लगता है कि वो जब घर आया था तो वो ऐसे तैयार वगैरह होकर बैठी थी, उसके साथ डिनर करता है, उसके साथ डांस करता है। और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुमने सही तरह रहना हो तो तुम रह सकती हो, तुम अगर अपनी मॉम की बात ना मानना चाहो तो तुम वो भी रह सकती हो, तुमने जिस तरह रहना तुम इस तरह इस घर में रह सकती हो। ये सब बातें वगैरह याद कर रहा होता है। और फिर वो सुबह देखती है उठ के कि वो अभी तक काम पे नहीं गया होता। वो कहने लगती है कि क्या तुमने काम पे नहीं जाना। वो कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ी देर तक जाना है और मैं चला जाऊँगा, क्या तुम्हारे लिए मैं खाना वगैरह बनाऊँ। तो वो उसके लिए खाना वगैरह बनाने लगता है और फिर वो भी उसके साथ साथ मदद करती है उसकी। और ये लोग आपस में यही वगैरह बातें करने लगते हैं और फिर वो उसकी वीडियोस वगैरह बनाने लग जाती है, पिक्चर्स वगैरह खींचने लग जाते हैं खाने की। और वो उसके लिए टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाकर और उसको देखकर वो कहने लगता है कि इसको अच्छे से ख़त्म करना और सारा खा लेना इसको। और फिर वो ये खाना सर्व करके और यहाँ से चला जाता है। और फिर वो दिखाया जाता है कि बाहर सोयन आ जाती है और फिर वो गिरने लगते हैं। तो वो सोयन के फ्रेंड्स आए उनसे मिल जाती है और फिर वो उसको बचा लेता है, उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो डैश कैम की वीडियो को चलाता है और फिर देखने लगते हैं कि
क्या ये तो लग रहा है कि जैसे उसी ने ही दरवाज़ा खोला हो इस कार का। तो वो दिखाई देता है कि वो आई होती है बाहर हॉस्पिटल में मिलने के लिए अपने डैड से, जो कि इसमें एडमिट होते हैं। अब अपने डैड से बातें वगैरह करने लग जाती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डैड के सामने बोलती है, बाकी दुनिया के लिए ये एक मतलब कि बोल नहीं सकती है, साइन लैंग्वेज में बात करती है। और वो अपने सारी चीज़ें वगैरह डैड को बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं। उसके दोस्त साहिल वही उसको कहने लग जाता है कि अगर ये बात है और तुम्हारे पास सारे प्रूफ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी बीवी का और उसका अफेयर चल रहा हो आपस में, क्योंकि उसको पता लग रहा ना कि उसकी थाई पे तेल है। तो तुम्हें नहीं पता और उसको पता हुआ, तो मुझे तो यही लग रहा है। अगर तुम्हें पूरा कंफर्म करवाना है तो तुम करवा भी सकते हो। इसके बाद वो उसको कॉल करती है तो वो नहीं उठा रहा, दोबारा कॉल करती है तो वो उठा लेता है। तो वो कहने लगती है कि तुमने मेरी कॉल वगैरह क्यों नहीं उठाई है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें बड़ी ज़रूरत है मेरे से बात करने की, बार बार तुम क्यों मेरे से बार बात करना चाहते हो, इतना भी क्या इंपॉर्टेंस देनी है, मैंने जब जो फैसला करना होगा मैं कर लूँगा। इसके बाद अचानक से वहाँ पे धमाके वगैरह शुरू हो जाते हैं और वो कॉल जल्दी जल्दी से बंद कर देती है। और वहाँ पे जो धमाके वगैरह होते हैं तो वो तो डर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो घर आ जाती है और पूरी रात वहाँ पे बैठ के उसका इंतज़ार करती है। सुबह हो जाती है लेकिन वो वहाँ पे ही बैठी रहती है, सोइन घर नहीं आता। सुबह फिर टीवी पे न्यूज़ वगैरह आ रही होती है कि जहाँ पे सोइन काम करता है उसकी कंपनी में ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए हैं। वो भी टेंशन लेने ही लगती है कि वो साइड से आ जाता है सोइन, और फिर वो उसको बिठा देता है सोफे पे और उसकी थाई पे तिल वगैरह देखने लग जाता है। और वो उसको मना करती है लेकिन वो ज़बरदस्ती उसकी थाई पे तिल देखने लग जाता है। यहाँ पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।